हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया से वीडियो, प्यारी सी वीडियो लेकर के आए हुए हैं। आज हम आपसे बात करेंगे प्रिज्म के विषय में। तो आपने अपने चारों तरफ, अपने नेचर में, अपने प्रकृति में देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें प्रकाश, जो लाइट होती है, उसके अलग अलग रूप दिखाई पड़ते हैं। जैसे सबसे फेमस एग्जाम्पल ये है रेनबो, आपने देखा होगा। तो रेनबो कैसे बनता है, क्या कारण है, उस घटना को समझने के लिए हमें प्रिज्म के विषय में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रिज्म होता क्या है, अगर मैं इसको मेरे हाथ में क्या देख रहे हैं आप, एक ये कांच का बना हुआ है, ये प्रिज्म कहा जाता है। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें कितने हैं, इसमें देखिए आपको जो सरफेसेस होते हैं, आप देखिए यहाँ पर एक पहला सरफेस, एक सरफेस, ठीक है, दूसरा सरफेस ये हो गया और तीसरा सरफेस हमारा ये हो गया। इसी तरीके से अगर आप देखें, यहाँ पर एक सरफेस ये हो गया और दूसरा सरफेस हमारा क्या हो गया, ये हो गया। इसका मतलब क्या है कि हाँ, अगर आपसे कोई पूछता है प्रिज्म है क्या चीज़, तो अगर हम देखें काउंट करके तो कितने सरफेस हो गए, यहाँ पर 3 तो रेक्टेंगुलर सरफेस हो गए जिनको आयताकार बोलते हैं, 1 2 और एक हो गया जाके 3, ठीक है, और एक सरफेस ये हो गया 4 और एक ये हो गया 5। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रिज्म कांच का बना हुआ एक समांगी माध्यम है जिसमें क्या होता है कि 2 तो ट्रेंगुलर सरफेसेस होते हैं और 3 क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर सरफेसेस होते हैं, ठीक है। तो हमें प्रिज्म के विषय में बताना पड़ेगा। आइए इसकी परिभाषा के विषय में समझते हैं, परिभाषा क्या होती है। तो प्रिज्म क्या होता है, ये कांच का बना हुआ एक समांगी माध्यम है जिसमें 3 आयताकार तथा 2 त्रिभुजाकार सतह होते हैं, ठीक है। ये क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रैक्टिकल भी हम लोग करवाते हैं अपने बच्चों को, ठीक है। तो प्रिज्म क्या हो गया मेरे बच्चे, प्रिज्म में 5 सरफेस होते हैं, ठीक, 5 सरफेसेस, 3 क्या होंगे, रेक्टेंगुलर और 2 ट्रेंगुलर। इट मीन्स अ प्रिज्म इज मेड ऑफ 5 surfaces having 3 rectangulars and 2 triangular surfaces, ओके। अब इन सरफेस का नाम क्या होता है, सरफेस हम कैसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हम प्रिज्म को कैसे बना सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर इसको बनाने के लिए क्या करिए, पहले एक स्क्वायर बनाइए और 2 यहाँ पर त्रिभुज बनाइए इस प्रकार से। अब देखिए हम लोग इसको समझ सकते हैं, ये ठीक है, A B C D E N F। आप देखिए यहाँ पर कितने सरफेस आपको दिखाई पड़ रहे हैं, 5 सरफेस। कैसे, देखो एक तो सरफेस ये है पीछे की तरफ, बिल्कुल पीछे की तरफ, इसको हम लोगों नंबर 1 दे दिए। एक सरफेस आपका ये हो गया नंबर 2, एक सरफेस आपका ये हो गया 3, ठीक है, और चौथा सरफेस आपका ये हो गया जो ट्रेंगुलर बना हुआ है। इस तरीके से 5वां जो सरफेस है ये हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास जो प्रिज्म है उसमें क्या होता है, 5 सरफेस होते हैं, ठीक है। अब इन जो सरफेसेस का नाम होता है, इनको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस, या इनको हम लोग बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ। तो ये हमारा अपवर्तक पृष्ठ होगा, ये अपवर्तक पृष्ठ होगा, और इसी तरीके से ये भी एक अपवर्तक पृष्ठ होता है। इसमें अपवर्तक पृष्ठ कोई भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि इधर है, ठीक है। अगर लाइट इधर से पड़ेगी तो प्रकाश का अपवर्तन इधर की तरफ होगा, लाइट अगर मान लीजिए इधर पड़ेगी तो अपवर्तन इधर की तरफ होगा, ठीक है। बच्चों समझ में आ गया आपको कि हम प्रिज्म क्या कहते हैं, अगर कोई आपसे पूछता है टीचर। अब एक वर्ड मैंने यहाँ लिखा था समांगी, समांगी का क्या मतलब होता है, समांगी का मतलब क्या हुआ, समांगी शब्द मैंने लिखा हुआ है, समांगी, इंग्लिश इसको बोलते हैं होमोजीनियस मीडियम। अब ये होमोजीनियस मीडियम क्या होता है, एक ऐसा माध्यम जिसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तनांक, नियत होता है, कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं समांगी माध्यम। तो जो प्रिज्म है हमारा, इसका कांच का बना हुआ है, तो इसका जो अपवर्तनांक है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक क्या होता है, नियत होता है, ये ध्यान रखेंगे, नियत होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समांगी माध्यम बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो गया, ये हमारा जो पृष्ठ है ये अपवर्तक पृष्ठ कहा जाएगा, अपवर्तक पृष्ठ, ठीक है, ये अपवर्तक पृष्ठ कहा जाएगा। 3 अपवर्तक पृष्ठ होते हैं। इस तरीके से अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि प्रिज्म एंगल क्या होता है, प्रिज्म एंगल, ठीक है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म या प्रिज्म कोण, एंगल ऑफ प्रिज्म,
ठीक है। तो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच, ध्यान सुनेंगे आप लोग, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच का जो बनने वाला कोण होता है, जैसे एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये हो गया, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये हो गया, ये वाला, इसके बीच का जो कोण है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिज्म कोण बोलेंगे। इसी तरीके से एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये हो गया, दूसरा ये हो गया, इसके बीच का जो कोण है इसको हम लोग प्रिज्म कोण बोलते हैं। एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिज्म कोण। तो कैसे डिफाइन करेंगे, दो अपवर्तक पृष्ठों के बीच में बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं, प्रिज्म कोण बोलते हैं, प्रिज्म कोण बोलते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। और इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, ए से, एंगल ए से। तो ये हमारे पास कहने मतलब ये है कि ये जो मेरे पास अपवर्तक पृष्ठ, एक अपवर्तक पृष्ठ ये हुआ, एक ये हुआ, इसके बीच का जो कोण है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिज्म एंगल बोलेंगे, ठीक है मेरे बच्चे। इसी तरीके से ये हमारे पास है एक अपवर्तक पृष्ठ, एक अपवर्तक पृष्ठ, ये इसके बीच का जो कोण है इसको हम लोग प्रिज्म एंगल बोलते हैं। इट्स सेड टू बी द प्रिज्म एंगल, ठीक है मेरे बच्चों। इसके बाद हम लोग इसमें बोलेंगे प्रिंसिपल सेक्शन क्या होता है, हाउ डिफाइन प्रिंसिपल सेक्शन। अब अगर हम लोग क्या काम करें, इस प्रिज्म को क्या काम करें, अभिलंबवत, मतलब मैं अगर इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे कट करें, ठीक, स्लाइस के फॉर्म में, जैसे ये ट्रेंगल बना हुआ है, आपने देखा हो स्लाइस खाते होंगे, स्लाइस, तो इसको अगर हम कट करें तो इसमें क्या होगा, ट्रेंगुलर शेप में स्लाइस बन जाएंगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल सेक्शन, प्रिंसिपल सेक्शन, ठीक है। ये प्रिंसिपल सेक्शन क्या है, यदि प्रिज्म को अभिलंबवत काटा जाए तो जो आकृति का निर्माण होता है उसे प्रिंसिपल सेक्शन कहते हैं, प्रधान परिच्छेद कहते हैं। तो बच्चों हम लोग अब निकालेंगे विक्षेपण कोण, विक्षेपण कोण जिसको हम लोगों ने डेल्टा से रिप्रेजेंट किया है। तो आप इस त्रिभुज में देखिए, मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं यहाँ पर, ये ए है, ए तो हमने बना दिया था, ठीक है। इसका कोई और नाम दे देते हैं, मैंने मान लिया यहाँ पर इसको हमने सी बोल दिया, इसको मैंने बी बोल दिया, इसको मैंने डी बोल दिया, इसको हमने एम बोल दिया। तो इस ट्रायंगल में अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है, इसका मान कितना होगा, ये एंगल आई है, यहाँ कितना R1 है कि नहीं। तो आपको पता है कि जो हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, या शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर ये कोण I है तो ये भी क्या होगा, I के इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको देखूं तो कितना, ये वाला कोण कितना है, ये है R1, तो ये कितना हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा I माइनस R1। मैं, आप लोग समझ रहे होंगे, ये कोण कितना है I, ये कोण इसके इक्वल होगा। अगर ये R1 है तो कितना हो जाएगा, I माइनस R1, ठीक है बेटे। इसी प्रकार में अगर आप इधर देखो इस वाले कोण को डी पॉइंट पर, तो कितना हो जाएगा, जो ये कोण है इसका मान कितना होगा, और इसी तरीके से अगर मैं इसका देखूं इसका मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E माइनस R2 और ये हो जाएगा I माइनस R1। तो मैं इसको अलग से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ये ठीक है। ये कौन सा हो गया, C, ये हो गया जाकर के D, ये हो गया M। ये एंगल कितना है, डेल्टा है। ये कितना है, I माइनस R1, और ये कितना है, E माइनस R2, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो हमारे पास क्या होता है, जो जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो क्या होता है, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। मतलब जो डेल्टा होगा वो किसके होगा, एंगल जो डेल्टा है, एंगल डेल्टा इज इक्वल टू एंगल ऑफ C प्लस एंगल ऑफ D के इक्वल होगा। तो डेल्टा इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, डेल्टा इज इक्वल टू I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। डेल्टा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I प्लस E माइनस, हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर, R1 प्लस R2, ठीक है। डेल्टा प्लस R1 प्लस
R2 इज इक्वल टू I प्लस ई। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको कैसे करेंगे हम लोग? ये क्या है? डेविएशन है, जिसको हम लोग ने बोला है, बताया आपको। तो ये किसके बराबर होगा? इस हमेशा जो एक्सटीरियर एंगल होता है ऑलवेज सम ऑफ दी टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो डेल्टा जो होगा सी प्लस डी के इक्वल होगा। सी की वैल्यू कितनी? आई माइनस आर वन। डी की वैल्यू कितनी? ई माइनस आर टू। डेल्टा इक्वल टू आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू। डेल्टा प्लस आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू आई प्लस ई। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब हम लोग यहाँ देखना चाहते हैं कि ये जो प्रिज्म एंगल है ए और R1 और R2 का क्या रिलेशन होगा। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसके निकालने के लिए देखिए जरा, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखें। अगर इस ट्रायंगल, इस क्वाड्रिलेटरल को आप समझिए पी सी बी और डी में, ठीक है, पी ये मेरा क्या हो गया? P हो गया। इसके वैल्यू कितनी? A। ये कितना हो गया? C, ठीक है। और ये कितना हो गया? B। और ये कितना है? D। अब बच्चों आप ध्यान समझिए, देखें, ये है नॉर्मल। ये क्या है? नॉर्मल। तो नॉर्मल हमेशा क्या करेगा? ये इस पर 90 डिग्री एंगल बनाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो एंगल C है, ये जो नॉर्मल है, ये क्या है? ये नॉर्मल है। तो ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। इसी तरीके से अगर मैं इसको देखूं तो ये भी क्या है? ये भी एक नॉर्मल है। तो ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, ठीक है। अब मैं अगर इन सारे ट्रायंगल्स को ऐड करूं तो कितना होगा? देखो जरा, एंगल P प्लस एंगल C प्लस एंगल B प्लस एंगल D कितना होगा? 360 डिग्री। एंगल P कितना है? A। एंगल C कितना है? 90 डिग्री। ओके बच्चों, एंगल B कितना है? 90 डिग्री। बहुत बढ़िया। और हमें क्या निकालना है? ये देखिए, सॉरी, ये हमारे पास बी नहीं है, बी नहीं निकाला मैंने। जो डी है वो 90 डिग्री है। बी प्लस 90 डिग्री कितना हो जाएगा? 360 के, ठीक है। तो 90 प्लस 90 180 हो गया। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 360 माइनस 180 डिग्री। तो कितना मिल जाएगा? ये हमें जो मिलेगा, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जरा देखो एंगल बी की वैल्यू कितनी होगी। देखिए ये एंगल बी है, इसका मान कितना आएगा? हम लोगों ने पढ़ रखा है कि कोई भी ट्रायंगल अगर होता है तो ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं, इंटीरियर सम इज ऑलवेज 180 डिग्री। मतलब R1 प्लस R2 प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके बच्चों, तो मैं यहां मिटा रहा हूं। देखिए जरा, R1 प्लस R2 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी कितना आ जाएगा? 180 माइनस R1 प्लस R2। तो क्या मिला यहां पर? बी की वैल्यू कितनी निकाली मैंने? तो एंगल ए प्लस बी की वैल्यू 180 माइनस R1 प्लस R2। ओके, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। ए माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 0। तो ए हो गया R1 प्लस R2, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? मतलब जो एंगुलर प्रिज्म होगा वो R1 प्लस R2 हो गया। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 देंगे। R1 प्लस R2 की वैल्यू यहां रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई। डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहां पर निकाला मैंने एंगल ऑफ प्रिज्म कितना हुआ, और मैंने यहां निकाला कि जो प्रिज्म एंगल है उसकी क्या कंडीशन है, उसकी क्या। तो प्रिज्म एंगल कितना हो गया? R1 प्लस R2 इक्वल हो गया, ठीक है। और ये हो गया डेल्टा प्लस ए इक्वल टू आई प्लस ई। इनको हमें याद रखना है और इसके बिहाफ पर हम लोग क्या काम करेंगे? क्वेश्चन लगाएंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे। अब हम लोग आगे बात करते हैं यहाँ पर अपवर्तनांक, प्रिज्म का अपवर्तनांक। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। तो इसके लिए क्या कंडीशंस होती हैं? तो देखेंगे हम लोग यहां पर क्या करेंगे। हम लोग यहां पर यूज करेंगे स्नेल्स लॉ। स्नेल का नियम क्या कहता है? स्नेल के अनुसार, ठीक, क्या होता है? साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू। इसको हमने समीकरण नंबर 3 दे दिया। अब बच्चों ध्यान समझें, मिनिमम डेविएशन के लिए क्या होगा? मिनिमम डेविएशन का मतलब है कि मिनिमम कितना विक्षेपण हो सकता है। तो न्यूनतम विक्षेपण के लिए, न्यूनतम
विक्षेपण के लिए क्या कंडीशन है, R1 इज इक्वल टू R2 होना चाहिए। मतलब कहने की यह है कि जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है ये बेस के पैरेलल जाना चाहिए। अगर R1 और R2 आपस में इक्वल है, ठीक है, ये कंडीशन होनी चाहिए। इसी प्रकार से क्या होना चाहिए कि जो I है, I और E ये आपस में इक्वल, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, कहने मतलब है R1 और R2 इक्वल हो और एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण और इसको हम लोग क्या बोलते हैं निर्गत कोण, अगर ये आपस में बराबर हैं तो क्या होगा, लाइट जो होगी वो बेस के पैरेलल आधार के समांतर जाएगी। ये कंडीशन होती है और उस कंडीशन में क्या होगा, जो कोण होगा वो मिनिमम होगा जिसको हम लोग न्यूनतम बोलते हैं। तो अगर इसकी वैल्यू हम लोग रख देते हैं तो क्या मिलेगा, क्या क्या वैल्यू जाएंगी, तो जो A होगा, A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R प्लस R, 2R इक्वल टू A, R की वैल्यू A/2 आ जाएगी। इसी प्रकार से हमने क्या निकाला, डेल्टा मिनिमम प्लस A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2I। तो हम लोग को क्या मिल गया यहाँ पर, 2I इक्वल टू डेल्टा मिन प्लस A, I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा मिनिमम प्लस A/2। अब इन सब के मान को हम लोग क्या करेंगे, स्नेल्स के लॉ में समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। तो समीकरण नंबर 3 हमारा क्या है, साइन I, तो I की जगह क्या रख देंगे, डेल्टा मिनिमम, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या हो जाएगा, R की जगह पर A/2 इक्वल टू म्यू। ये हमारा कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। ये जो है प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाएगा, ठीक है। डेल्टा M क्या है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है, A क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये A एंगल ऑफ प्रिज्म है। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल लगाएंगे। ओके बच्चों, तो हम लोगों ने प्रिज्म के फार्मूले को डिस्कस किया था। तो प्रिज्म के फार्मूले को हम लोग कैसे उसको समझेंगे कि कैसे कैसे कैलकुलेशन किया जाए, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, मतलब जो फार्मूला हमने निकाला है उसको वेरीफाई कैसे किया जाए। तो एक हम एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, ये अपना हमने खुद से अपना इमेजिन कर लिया है क्वेश्चन है कि मेरे पास क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ये एक मेरे पास इक्विलैटरल प्रिज्म है जिसको हमने बोला PQR, ठीक है। इस पर लाइट क्या करती है, वो 60 डिग्री पर आती है। ये लाइट है 60 डिग्री पर, तो नॉर्मल ये हो गया, ये 60 डिग्री पर लाइट आती है। हम लोग को कैलकुलेट कर क्या करना है, नंबर 1 हमें यहाँ निकालना है R1, नंबर 2 हमको निकालना है R2, नंबर 3 क्या निकालना है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, और नंबर 4 क्या निकालना है यहाँ पर निर्गत कोण जिसको हम लोग बोलते हैं इमर्जेंट एंगल। तो लाइट क्या करेगी, इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन क्या करेगी, बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, डेंसर मीडियम है, लाइट यहाँ पर चली जाएगी। और फिर क्या करेगी ये लाइट, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को, ये लाइट ऐसे निकल जाएगी। तो इस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, E बोलते हैं। मैंने पीछे बता रखा है थ्योरी में, इसको हम लोग R1 बोलते हैं और इसको हम लोग R2 बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन देखिए, हम लोग क्या करें, इसमें स्नेल्स का लगाएंगे। इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग μA ले लिया और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग μG ले लिया, ठीक है। तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने μG की वैल्यू कितनी ले ली है, √3 ले लिया। ये भी हमारा एक इमेजिनेशन है, आपको समझना होगा। तो क्या हो जाएगा, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, μA इंटू साइन 60 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसी प्रकार से ये कहाँ, रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, ठीक है। लाइट पहले यहाँ रेयर डेंसर में जा रही है, अब यहाँ क्या लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, μG इंटू साइन क्या हो जाएगा R1, ठीक है, किसके हो जाएगा, K के इक्वल। समीकरण 2 हो गया, μA इंटू साइन 60 इज इक्वल टू μG इंटू साइन R1, ठीक है। μA की वैल्यू 1 है, μA की वैल्यू हमने 1 ले ली, 1 इंटू साइन 60, साइन 60 वैल्यू कितनी होती है, √3/2। μG हमने यहाँ पर √3 ले लिया है, ये हो जाएगा साइन R1, √3 से √3 कैंसिल आउट, तो साइन R1 इक्वल टू 1/2, साइन 30 होता है किसके बराबर, 1/2 के। तो R1 कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन 30, ये कैंसिल आउट, तो R1 की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है यहाँ पर, R2 की वैल्यू, ध्यान समझेंगे। R2 नंबर 2 पार्ट पता है मेरे बच्चों, A जो होता है वो R1 प्लस R2 होता है। अब प्रिज्म एंगल हमने बताया कितना है, A प्रिज्म एंगल 60 डिग्री, मैंने बोल रखा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री, R1 की वैल्यू कितनी, 30 डिग्री, प्लस R2 कितना हो जाएगा, तो R2 हो जाएगा 60 माइनस 30 दैट इज 30 डिग्री। तो R2 हमने निकाल लिया 30 डिग्री। अब हमको क्या निकालना है, डेल्टा मिनिमम डेविएशन निकालना। डेल्टा कितना होगा,
तो मैंने पीछे भी आपको फार्मूला लिखा था कि ए डेल्टा R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I प्लस E। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, मैं अगर डेल्टा निकालता हूँ तो डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी, डेल्टा R1 प्लस R2 मतलब ए की वैल्यू कितनी, 60 डिग्री। प्रिज्म की वैल्यू कितनी यहाँ पर है, आप देखिए आई की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री प्लस ई, तो कैंसिल आउट हो गया, डेल्टा की वैल्यू जो है वो ई के इक्वल आ गया। तो डेल्टा और ई यहाँ पर दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, अब हम लोग कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू, देखिए जरा, यहाँ भी स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू जी इंटू साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू म्यू ए इंटू साइन ई। ठीक है, म्यू जी की वैल्यू कितनी निकाली मैंने, √3 पहले बता दिया है, साइन 30 1/2, म्यू ए हमारा 1 हो गया, कितना 1 इंटू साइन ई। तो ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ बच्चों, तो यहाँ पर क्या मिल गया हमको, साइन ई की वैल्यू है √3/2, ये हो जाएगा साइन 60। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन इनवर्स साइन 60, तो ई की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। तो क्या क्या रिजल्ट आ गया, हमने निकाल लिया यहाँ पर, तो डेल्टा और ई आपस में दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो डेल्टा की वैल्यू भी 60 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू।